अगले ही रोज दिन के खाने के बाद मेरा बुलावा आ गया। कर्नल कॉलिन फील्ड हैरान कुन तौर पर वहां पहुंच गया था। एल्बर्ट ब्रुक और ट्रेसी वॉल्कर उसके हमरा ही बैठे हुए थे। मुसाफा करके उसने मुझे बैठने का इशारा किया। तो तुम्हारा नाम जीशान है और तुम्हारा ताल्लुक पाक आर्मी से है। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, जी। उसने ऐसा सवाल किया था जिसका जवाब मेरे पास मौजूद नहीं था। क्या वजह है जो तुम पाक आर्मी के खिलाफ काम करने पर तैयार हो गए हो? कोई गलत नाम दे सकता था। एक दो लम्हा सोचने के बाद मैंने जबान खोली, सर ये मेरा जाती मामला है और मैं इस मुताल्लिक बात करना पसंद नहीं करता। करते हुए उसने मानी खेज लहजे में कहा, मगर हमारा उसूल है कि हम अपने काम करने वालों के बारे में ऐसी मालूमात का हुसूल जरूरी समझते हैं। मैंने मुहम्मल तौर पर बात टालते हुए कहा, आप इसे माशी परेशानी समझ सकते हैं। वो बोला, एल्बर्ट साहब तुम्हारी निशानेबाजी की काफी तारीफ कर रहे थे। बता रहे थे कि तुमने अमेरिका से भी स्नाइपिंग की तरबियत हासिल की है और वहाँ एल्बर्ट साहब ने तुम्हें काम की पेशकश की थी, जिसके जवाब में तुमने कुछ जरूरी काम निपटा कर हमारे साथ काम करने की हामी भरी। गालिबन अब तुम उसी फायदे को इफा करने आए हो। मैंने कहा, कुछ ऐसा ही समझ लें। मुझे उसकी गैर जरूरी बातों से उलझन हो रही थी और मैं उस मौजू से जान छुड़ाना चाह रहा था, इसलिए मैंने तकरार किए बगैर असबात में सर हिला दिया। वो बोला, ठीक है, अब आते हैं काम की तरफ। 2 दिन बाद शुमाली वजीरिस्तान में पाक आर्मी के एक काफिले ने गरला मई से वचा बीबी की तरफ हरकत करना है। तुम्हें मालूम होगा कि आजकल पाक आर्मी के लिए वहाँ के हालात काफी गंभीर हैं और ये काफिला काफी दिनों बाद हरकत कर रहा है। काफिले की क़यादत एक लेफ्टिनेंट कर्नल कर रहा है और तुम्हारा असल हदफ वही है। वो तीसरी गाड़ी में होगा। उसके बाद काफिले के सबसे आखिरी गाड़ी में एक मेजर साहब हैं जिसने कर्नल की हलाकत के बाद काफिले की क़यादत संभालनी है और तुम्हारा दूसरा शिकार वही मेजर होगा और जहाँ पर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही मेरा दिल चाह रहा था कि असबात में सर हिलाने की बजाय उसकी गर्दन पकड़कर दबा दूं, मगर उस वक्त मुझे उनका साथ देने के लिए हामी भरना थी। अपने जज्बात पर काबू पाते हुए मैं बज़ाहिर इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कहने लगा, ठीक है, हो जाएगा। कर्नल कॉलिन फील्ड एल्बर्ट की तरफ मुतवज्जे हुआ, क्या इसके साथ मुआवजे की बात हो चुकी है? एल्बर्ट ने नफी में सर हिलाया, नहीं। वो मुझे मुखातिब हुआ, जवान, तुम्हें एक आदमी का $10,000 मुआवजा मिलेगा। मैंने कहा, मैं एक आदमी के $15,000 लूंगा। मैंने ड्रामे में हकीकत का रूप भरने के लिए मोल तोल जरूरी समझा। कर्नल कॉलिन फील्ड मेरी आधी बात को तस्लीम करता हुआ बोला, कर्नल के $15,000 और मेजर के $10,000। मैंने ताइदी अंदाज में कहा, मंजूर है। वो बोला, तुम्हारे पास राइफल कौन सी है? मेरे मुंह से गैर इरादी तौर पर निकला, बैरेट M107। वो बोला, ठीक है, मुझे इजाजत। बाकी की तफसीलात तुम्हें एल्बर्ट साहब से मालूम हो जाएंगी। उसने खड़े होकर हम तीनों से अलविदाई मुसाफा किया और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद एल्बर्ट मुझे पूरी कार्रवाई की तफसील बताने लगा। मैं बेदिली से उसकी बात सुनता रहा, अलबत्ता अपने चेहरे पर मैंने बोरियत या बेजारी के तासुरात पैदा नहीं होने दिए थे। एल्बर्ट मुझे तफसीलात से आगाह कर रहा था। कार्रवाई का इलाका उसने गूगल अर्थ पर दिखाया। जिस जगह पर वो पाक आर्मी के काफिले पर हमला करने का मंसूबा बना रहा था, वो पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाला तंग रास्ता था। गाड़ियों में सवार फौज उस जगह किसी घात के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती थी। हमलावरों को बुलंदी का फायदा हासिल था। मेरा दिमाग तेजी से कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगा जिसको बरूए कार लाकर मैं ये बात मुतल्लिका काफिले तक पहुंचा सकता था। अगर औरंगजेब साहब तक ये बात पहुंचा कर भी मैं अपना मकसद हासिल कर सकता, लेकिन उनसे राब्ते की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एल्बर्ट ब्रुक की बकवास खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में लाया गया। मुआहिदा हो जाने के बाद मेरी निगरानी खत्म नहीं की गई थी। यकीनन परसों होने वाली कार्रवाई के बाद ही वो मुझ पर एतमाद करने का फैसला करते और जो इरादा मैंने कर लिया था उसके बाद उनके एतमाद की धज्जियां बिखरने वाली थी। अगले दिन मैं ज़हनी तौर पर जाने के लिए तैयार था क्योंकि कार्रवाई से एक दिन पहले घात की जगह पर पहुंचना जरूरी था, मगर शाम तक मुझे लेने कोई न आया। खाना लाने वालों से इस बारे में इस्तफसार करना मुझे मुनासिब मालूम न हुआ कि मुझे वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एल्बर्ट ब्रुक की ही थी। अगले दिन भी कोई सरगर्मी नजर न आई। मैंने सोचा शायद आर्मी के काफिले की हरकत किसी इल्तिवा का शिकार हो गई है। तीसरे दिन एल्बर्ट ब्रुक ने मुझे बुलाकर माजरत करते हुए कहा, माजरत खा हूँ जीशान साहब, मेरा इरादा तुम्हें कल यहाँ से भेजने का था, लेकिन एक छोटा सा हादसा पेश आ गया। परसों गरला मई जाने वाली हमारी एक गाड़ी आर्मी की चेक पोस्ट पर पकड़ी गई और उस सड़क पर आर्मी ने गुजरने वाली गाड़ियों की पड़ताल में सख्ती शुरू कर दी। बस गलती ये हुई कि हमें एक दिन पहले ही रवाना होना चाहिए था। मैं बेनियाजी से बोला, ये आपका ही काम था। अलबत्ता मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। यकीनन उनका मंसूबा नाकाम रहा था। वो हंसा, खैर हमने तो अपना काम बखैर खूबी सर अंजाम दे दिया है, बल्कि अपना क्या तुम्हारा काम भी हो गया है। मेरा काम? मेरे लहजे में हैरानी थी। एल्बर्ट मानी खेज लहजे में बोला, हाँ जी, तुम्हारा काम। लेफ्टिनेंट कर्नल और उसका दस्ते रास्त मेजर दोनों हलाक हो गए हैं और उनकी हलाकत का सेहरा मैंने तुम्हारे सर बांधा है। अब कल कर्नल कॉलिन फील्ड से तुम उनके मारने का इनाम वसूल कर सकते हो। कर्नल साहब और मेजर साहब की शहादत का सुनकर मुझे धचका लगा था, मगर मैंने अपने हवास काबू में रखते हुए पूछा, इस मेहरबानी की वजह? वो फलसफियाना लहजे में बोला, याद रखना जवान,
हम अमरीकी कभी किसी पर मेहरबानी नहीं करते। जो कुछ करते हैं अपने मफाद के लिए करते हैं। उनकी हलाकत तुम्हारे खाते में डालना अपनी राय और फैसले की अहमियत तस्लीम करवाने के लिए है। पहले मिशन ही में तुम्हारी कामयाबी का सुनकर कर्नल कॉलिन फील्ड का मेरे चुनाव पर भरोसा पुख्ता हो जाएगा। इसके बरक्स अगर मैं ये तस्लीम कर लूं कि तुम्हें वहां तक पहुंचा ही नहीं सका, तो यकीनन वो मेरी इस गफलत को माफ करने पर तैयार नहीं होंगे। बाकी तुम्हारी जेब में जाने वाली इनाम की रकम यूं भी अमेरिकन सरकार के खजाने से अदा होगी। मैंने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाया। तो ये बात है। वो बोला, जी जनाब। अब कल कर्नल कॉलिन फील्ड इसी ज़िमन में तुमसे बात करेंगे। कोई बेवकूफाना बात करके मेरा भांडा ना फोड़ना। उन दोनों के अलावा 5-6 दूसरे बंदों की हलाकत को भी अपने खाते में डाल लेना, अच्छा असर पड़ेगा। पाक आर्मी के शहीद होने वाले मुजाहिदों के बारे में वो बार बार हलाक हो जाने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था और मैं इतना बेबस था कि उस पर नागवारी का इजहार भी नहीं कर सकता था। लेकिन दिल ही दिल में मैंने खुद से अहद कर लिया था कि मौका मिलने पर उसकी गर्दन मरोड़ने से पहले उसकी ये गलत फहमी जरूर दूर करूंगा। कमरे में वापस लौट आने के बाद मेरे दिमाग में आर्मी के शहीद हो जाने वाले जवानों का गम आंसुओं की सूरत अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहा। मैं अपने भाइयों की कोई मदद नहीं कर सका था। गो उनकी शहादत में मेरा कोई हाथ नहीं था, ना इसमें मेरा कोई कसूर था। इसके बावजूद पहले से इस हमले की बाबत पता होने के सबब मुझे ये एहसास कचोके लगा रहा था। उनके बचाव के लिए मैंने हाथ पांव तक नहीं हिलाए थे। मैंने सोचा, मैं अपने हाथ पांव हिला भी कैसे सकता हूँ। अगले रोज मैं दोबारा कर्नल कॉलिन फील्ड के सामने मौजूद था। उसने दिल खोलकर मेरे काम की तारीफ की थी। यकीनन एल्बर्ट ब्रुक ने मेरे कारनामे बढ़ा चढ़ा कर पेश किए थे। $100 के नोटों की 3 गड्डियां मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, तुम्हारा मुआवजा तो $25,000 तय हुआ था, लेकिन इतना अच्छा काम देखने के बाद $5,000 मेरी तरफ से इनाम समझो। अपने भाइयों की शहादत के बदले मिलने वाली रकम पर मैं 1000 बार लानत भेजता, मगर उस वक्त वो रकम खुश दिली से वसूल करना मेरी मजबूरी थी। जब तक मैं आजादी हासिल न कर लेता, मुझे वो ड्रामा जारी रखना था। यूं भी मेरे हाथों मेरे किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचा था। अलबत्ता इस हमले के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने का तहिया मैंने जरूर कर लिया था। अब ये मेरे पाक रब को मालूम था कि मेरा ये इरादा शर्मिंदा ताबीर होना था या इससे पहले मैंने खुद ही इन दरिंदों का शिकार होना था। मेरे एहसासात से बेखबर कर्नल कॉलिन फील्ड मुझे अगले मिशन की तफसीलात बताने लगा। पाक आर्मी की एक चेक पोस्ट दरीन नराय नामी पहाड़ी के करीब वाक़ थी। वहाँ 18 जवान मौजूद थे, जिनमें से 6 जवान एक वक्त में ड्यूटी पर मौजूद होते थे। वो उन तमाम गाड़ियों की पड़ताल करते रहते जो उस रास्ते से गुजरकर अंगूर अड्डे की तरफ जाती। चेक पोस्ट पर बने हुए एक बंकर में 2 जवान MG के पीछे हर वक्त चौकस खड़े रहते, जबकि बाकी के 4 जवान क्लैशनकोफ से मुसल्ला होते और वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों की पड़ताल करते रहते। 4 दिन बाद वहाँ से 2 मखसूस गाड़ियों ने गुजरना था, जिनके पास काफी असलहा और बारूद वगैरह मौजूद होना था। अंगूर अड्डे से वाना जाने वाली सड़क पर चूंकि बहुत ज्यादा चेक पोस्टें थीं, इसलिए उन्होंने मज़कूरा गाड़ियां दरीन नराय वाले रास्ते से गुजारने का मंसूबा बनाया। मेरा काम MG मोर्चे में खड़े 2 जवानों को निशाना बनाने का था, जबकि आर्मी के बाकी जवानों से गाड़ियों में मौजूद दहशतगर्द खुद निपट लेते। अगले मरहले में दहशतगर्दों ने आगे बढ़ जाना था और पाक आर्मी के रिहायशी बंकर जो उस चेक पोस्ट के साथ एक बुलंद चोटी पर मौजूद थे, वहाँ पर मौजूद 12 जवानों को दहशतगर्दों के ताक़ुब से रोकना भी मेरी और मेरे साथ मौजूद सनोबर खान के आदमियों की जिम्मेदारी थी। कर्नल कॉलिन फील्ड ने मुझे मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की तरतीब से आगाह किया और मुकम्मल तफसील बताने की जिम्मेदारी एल्बर्ट ब्रुक के सर पर डालकर रुखसत हो गया। एल्बर्ट ब्रुक ने बारीक बीनी से मुझे सारे मंसूबे से आगाह किया। उसकी बात खत्म होते ही मैंने कहा, इस मामले में तो मुझे अपना कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। MG मोर्चे में मौजूद 2 जवानों को निशाना बनाने के लिए एक स्नाइपर को इतना मुआवजा देना अजीब है। वो बोला, ये बात तुम इसलिए कर रहे हो कि एक तो तुम्हें ये मालूम नहीं कि हमारे आदमियों की गाड़ियों में मौजूद गोला बारूद कितना कीमती है। दूसरा, MG पोस्ट में मौजूद दोनों जवान हमारी गाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर गाड़ियों के चेक पोस्ट से गुजरकर आगे जाने के बाद रिहायशी बंकरों में मौजूद पाक आर्मी के जवान बड़ी आसानी से हमारे आदमियों का ताक़ुब करके उन्हें गिरफ्तार या कत्ल कर सकते हैं, जबकि तुम जैसा माहिर स्नाइपर किलोमीटर भर दूर से बड़ी आसानी से आर्मी के जवानों को ताक़ुब से रोक सकता है। और आखिरी बात यह है कि तुम्हें अपने मुआवजे से मतलब होना चाहिए। हम तुमसे क्या काम ले रहे हैं, ये हमारा दर्द सर है। मैंने बेनियाजी से कंधे उचकाए, ठीक है। वो बोला, आज मंगल है और हफ्ते के दिन कार्रवाई करेंगे। अपनी बात खत्म करके उसने मुझे जाने की इजाजत दी। हमारी हर बैठक के वक्त शाफाम दोशीजा ट्रेसी वॉल्कर मौजूद रहती। दौरान गुफ्तगू वो अपनी नीली आंखों से मुझे घूरती रहती। मैंने एक बार भी उसके मुंह से कोई बात नहीं सुनी थी। यकीनन एल्बर्ट उसे अपने मुहाफिज के तौर पर साथ रखता। उसके मुसलसल घूरने के रद्द अमल पर बाज़ औक़ात मैं भी उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता, मगर उसने कभी निगाहें चुराने की कोशिश नहीं की थी। अक्सर मुझे उसकी निगाहें अजीब किस्म की दावत देती या सवाल करती नजर आती।
जिनकी तौजीह से मैं कासिर था। पहले दिन उससे हाथापाई करते वक्त भी मुझे उसकी आंखों में किसी किस्म की बरहमी नजर नहीं आई थी। बिस्तर पर लेटते हुए मैं काफी देर ट्रेसी के बारे में सोचता रहा। एल्बर्ट ब्रूक का रवैया भी अजीब सा था। वो मुझसे ऐसे काम ले रहा था जो कोई आम आदमी भी कर सकता था। एक हतमी सोच मेरे दिमाग में आई, शायद वो कोई अहम काम करने से पहले मुझे आजमाना चाहते हैं कि मैं पाक आर्मी के खिलाफ फायर करता भी हूँ या नहीं। मेरी तरफ से उसका जरूरी काम भाड़ में जाता। मैं तो बस एक मौके की तलाश में था कि वहां से भाग जाऊं, और भागने के लिए भी मैं ऐसा मंसूबा बनाना चाहता था जिसमें गलती की गुंजाइश न हो। अभी तक उन्होंने मुझसे निगरानी नहीं हटाई थी। वहां से भागने की कोशिश में नाकाम होने की सूरत में उन्हें धोखा देने का पोल खुल जाता। बेहतर यही होता कि दौरान मिशन ही मैं भागने के मंसूबे पर अमल करता। हमने हफ्ते के दिन सुबह सवेरे कार्रवाई की जगह पर पहुंचना था, मगर जुम्मे के दिन मैं नाश्ता भी न कर पाया था कि एकदम बुलावा आ गया। पता चला दहशतगर्दों की गाड़ी किसी खास वजह से वक्त से पहले ही अंगूर अड्डे से निकलकर दरीन नराई की तरफ चल पड़ी थी, और हफ्ते की बजाय जुम्मे के दिन ही मंसूबे पर अमल दरामद करना पड़ गया था। हम हंगामी तौर पर वहां से रवाना हुए। हमसे पहले एक गाड़ी फिलफौर कार्रवाई की जगह भेज दी गई थी। मैं मुहाफिजों के नरवे में गाड़ी के करीब पहुंचा। डबल केबिन की अकबी नशिस्त पर एल्बर्ट और ट्रेसी विराजमान थे। एल्बर्ट ने मुझे अगली नशिस्त पर बैठने का इशारा किया और हम चल पड़े। आधा घंटा पुख्ता सड़क पर सफर करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को कच्चे रास्ते पर उतार लिया और हम पहाड़ों के दरमियान सफर करने लगे। एल्बर्ट बार बार ड्राइवर को तेज रफ्तारी से चलने का कह रहा था। कच्चे रास्ते पर हम 20 मिनट चल पाए होंगे कि गाड़ी झरझरा कर रुक गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर बोनट खोला और खराबी दूर करने की कोशिश की। एल्बर्ट ब्रूक पहलू तब्दील करते हुए बेचैनी का इजहार कर रहा था। ट्रेसी अलबत्ता बेफिक्र सी बैठी हुई थी। 5-10 मिनट के बाद ड्राइवर ने नाकामी का ऐलान किया और एल्बर्ट वाही तबाही बकता मोटरोला सेट पर दूसरी गाड़ी मंगवाने लगा। दूसरी गाड़ी के आने तक हम वहीं ठहरे रहे। इसी दौरान गाड़ी की बॉडी में बैठे हुए मुहाफिजों के कमांडर ने बताया कि दहशतगर्दों की गाड़ी आर्मी चेक पोस्ट पर पहुंच चुकी थी। हमसे पहले जो आदमी कार्रवाई की जगह की तरफ रवाना किए गए थे वो भी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। मजबूरन उन्हें हमारी गैर मौजूदगी में ही मंसूबे की तकमील करना पड़ गई थी। नई गाड़ी के हम तक पहुंचने तक हमें आर्मी चेक पोस्ट से दहशतगर्दों की गाड़ियों के कामयाबी से गुजर जाने की इत्तला पहुंच गई थी। हम बजाय आगे बढ़ने के वापस लौट आए कि मेरी कैद के दिन अभी बाकी थे। थोड़ी देर के बाद एल्बर्ट और ट्रेसी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा मैं कॉफी पी रहा था। कॉफी की दावत एल्बर्ट ने दी थी। बोला, मिस्टर जीश, पहले की तरह ये बात याद रखना कि तुमने इस मिशन में भरपूर हिस्सा लिया है। मैं नहीं चाहता कि कर्नल कॉलिन फील्ड तक हमारी बद इंतजामी और मिशन में हिस्सा न लेने की बात पहुंचे। वो इन छोटी मोटी कार्रवाइयों से तुम्हारी कारकर्दगी जांच रहा है। अगर वो तुम्हें फायर करते देख चुका होता तो कभी भी इस तरह तुम्हारा इम्तिहान न लेता, मगर अब जब तक वो अपनी तसल्ली नहीं कर लेगा यूं ही तुम्हारा इम्तिहान लेता रहेगा। मैं चूंकि तुम्हारी सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इन छोटी मोटी कार्रवाइयों में शामिल होते हो या नहीं। मैं उसकी बात पर गहरा सांस लेकर रह गया। जबरदस्ती के कारनामे मेरे नाम से मंसूब करके वो कर्नल कॉलिन फील्ड पर अपनी धाक बिठाना चाह रहा था, और जिस दिन मैं फरार हो जाता यकीनन कर्नल कॉलिन फील्ड को जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाता। मैंने सोचा मेरी तरफ से भाड़ में जाए और उससे इजाजत लेकर वापस कमरे में लौट आया। चारों मुहाफिजे ने दुम छल्ले की तरह मेरे साथ चलते हुए मुझे कमरे में पहुंचा दिया। हर मर्तबा कमरे से निकलते और वापस लौटते वक्त मैं उनकी हरकत सकनात को गहरी निगाह से देखता रहता, मगर नामालूम क्या बात थी कि वो मुझे पहले दिन की तरह चौकस और चौकन्ने नजर आते। अगले दिन कर्नल कॉलिन फील्ड से मुलाकात हुई। उसने मेरी कारकर्दगी पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया था। मिशन की तय की हुई रकम $10,000 मेरी जानिब बढ़ाकर वो अगले मिशन की तफसीलात बताने लगा। इस मर्तबा मीरान शाह से दाखिल जाने वाले एक काफिले पर घात का मंसूबा था। शुमाली वजीरिस्तान के हालात पाक आर्मी के लिए नागुफ्तबे थे और हर काफिले की हरकत से पहले रस्ते में आने वाली तमाम पहाड़ियों पर काफिले की हिफाजत के लिए आर्मी के दस्ते एक दिन पहले बिठा दिए जाते ताकि दहशतगर्द काफिले के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकें। अब जो काफिला चल रहा था उसकी खास बात ये थी कि 2 ट्रकों में दाखिल और उससे मुल्हिका 1-2 इलाकों में तैनात आर्मी के जवानों के लिए बड़ी मार्टर गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स का एमुनिशन जा रहा था, और मुझे इन्हीं 2 गाड़ियों के फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाकर इस एमुनिशन को तबाह करना था। चूंकि नजदीकी पहाड़ियों पर पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते तैनात थे, इसलिए ये काम 1.5-2 किलोमीटर के फासले से करना था। आर्मी के काफिले ने अगले हफ्ते आना था। कॉलिन फील्ड तो तफसील बताकर रुखसत हो गया, जबकि हम तफसीली मंसूबा बनाने लगे। गूगल अर्थ के जरिए हमने मीरान शाह से दाखिल आने वाली पूरी सड़क का जायजा लिया। वहाँ इंटरनेट की सहूलत भी थी और एल्बर्ट ब्रूक का लैपटॉप भी मौजूद था। आखिर में अपनी जगह का चुनाव करके हम मंसूबे को हतमी शक्ल देने लगे। मुझे दिखावे के लिए मजबूरन बढ़ चढ़कर गुफ्तगू में हिस्सा लेना पड़ता। चूंकि इस मंसूबे पर अमल करने का मेरा कोई इरादा नहीं होता था, इसलिए मंसूबे बनाते वक्त मैं मशवरे देने में बुखल से काम नहीं लेता था। एक स्नाइपर को ऐसे हालात में कौन कौन सी मुश्किल पेश आ सकती थी और कैसी जगह की जरूरत पड़ सकती थी,
ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता था, और मंसूबा बनाते वक्त ये मालूमात फराख दिली से एल्बर्ट ब्रुक के गोश गुजार करता रहता ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं उसके साथ मुखलिस हूँ। मुझे बस एक मौके की तलाश थी कि मैं वहां से फरार हो सकूं। उसके बाद मैंने जो कुछ एल्बर्ट और उसके चमचे सनोबर खान के साथ करना था, वो इस सुलूक को अपनी कब्र में भी ना भूल पाते कि किससे वास्ता पड़ा था। पहले की तरह इस बार भी मंसूबे पर अमल दरामद करने से एक दिन पहले पता चला कि पाक आर्मी का काफिला खिलाफ तवक्को मीरान शाह से निकलकर दत्ताखेल की तरफ चल पड़ा था। हमारा अंगूर अड्डे से वहां पहुंचकर काफिले के खिलाफ कार्रवाई करना मुमकिन नहीं रहा था। एल्बर्ट ने मेरे सामने ही दीगान के मकामी कमांडर से टेलीफोन पर बात की और उसे उस जगह के बारे में बताया जहां से वो काफिले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। उसके मुंह से अंग्रेजी की बजाय उर्दू सुनकर मुझे खासी हैरानी हुई, मगर मैंने उससे इस्तफसार करने की कोशिश नहीं की थी। पहली बार उसने मेरे सामने उर्दू में बातचीत की थी, वरना उससे पहले वो मुलाजिमों से भी अंग्रेजी में बात करता। ये और बात के सनोबर खान ने उसके साथ जो खिदमतगार मुतय्यन किए थे वो तमाम अंग्रेजी जबान से अच्छी तरह वाकिफ थे। टेलीफोन बंद करके वो मुझसे मुखातिब हुआ, वैसे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब भी हम नया मंसूबा बनाते हैं उसमें कोई ना कोई कमी कैसे रह जाती है, और ऐसा तीसरी बार हो रहा है। मैंने कंधे उचकाते हुए लाइल्मी का इजहार किया, मैं क्या कह सकता हूँ। ट्रेसी के होंठों पर दिल आवेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो बोला, अगर हमारे आदमी कामयाब हो गए तो हमें फिर वही ड्रामा रचाना पड़ेगा। मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ सकी थी, मैंने बस हाँ हाँ कर दिया। एल्बर्ट मुस्कुराया, तुम शायद दिमागी तौर पर हाजिर नहीं। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो बोला, मैं कह रहा था अगर दीगान का कमांडर हदफ को तबाह कर देता है तो हमें एक बार फिर पुरानी तरकीब आजमाना पड़ेगी। मैं हर सूरत कर्नल साहब के सामने अपने इंतखाब को सुरखरू देखना चाहता हूँ। मैंने बेनियाजी से कहा, मुझे क्या एतराज हो सकता है। वो मानी खेज लहजे में बोला, बात एतराज की नहीं है, बस हैरानी है कि बार बार ऐसा इत्तेफाक क्यों हो रहा है। मैंने रूखे लहजे में कहा, इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं। वो बोला, खैर आराम करो, शाम को बात करेंगे। और मैं ट्रेसी पर आखिरी निगाह डालकर कमरे से बाहर निकल आया। दोपहर को मालूम हुआ कि दीगान का मकामी कमांडर पाक आर्मी के एमुनिशन वाले ट्रकों में से एक को तबाह करने में कामयाब हो सका था। नतीजे में उसके 2 आदमी भी जान से हाथ धो बैठे थे। एल्बर्ट ने फौरन उसके मुताल्लिक एक कहानी तरतीब दी जो मैंने अगले दिन कर्नल कॉलिन फील्ड के सामने दोहरा दी। इस घड़ी हुई कहानी में तबाह होने वाली गाड़ी की तबाही का सेहरा, मेरे सर बांध कर बच जाने वाली गाड़ी और दीगान के 2 आदमियों की हलाकत का जिम्मेदार दीगान के मकामी कमांडर को ठहराया गया था। कर्नल फील्ड ने मुझे हल्की सी सरजनिश की कि एल्बर्ट ब्रुक का खुसूसी नुमाइंदा होने की हैसियत से वहाँ की क़यादत मेरे हाथ में थी, लेकिन उसके साथ ही उसने मेरी तारीफ करके गोया मेरी दिलजोई की। मेरे साथ तय करदा मुआवजे की आधी रकम मेरी तरफ बढ़ाकर वो गोया हुआ, मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ और जाने से पहले चंद जरूरी कार्रवाइयाँ तुम्हारे जिम्मे लगाता जाऊंगा। मेरी वापसी तक ये काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। वो मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर रोशनी डालने लगा कि हमने कहाँ कहाँ वो काम सर अंजाम देने थे। मैं और एल्बर्ट ब्रुक समझ जाने के अंदाज में सर हिलाते रहे। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तफसील बताने के बाद वो मुखातिब हुआ, मिस्टर जीश, तुमसे एक और मशवरा भी करना है। मैंने कहा, जी सर। वो बोला, अगर हम तुम्हें वापस भेज दें तो क्या तुम पाक आर्मी में रहकर हमारे लिए काम कर सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं। मैंने फौरन जोश जाहिर किया, क्योंकि मुझे तो बस वहां से जान छुड़ाने का बहाना चाहिए था। वो बोला, कहीं तुम ये तो नहीं सोचोगे कि ग्रीन कार्ड की उम्मीद दिलाकर हम तुम्हें फिर से पाक आर्मी की उसी नज्म ज़ब्त भरी जिंदगी के जहन्नम में धकेलना चाहते हैं? मैंने कहा, नहीं सर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे वहाँ भी 3 साल तक आपके लिए काम करना पड़ेगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काम मैं यहाँ सर अंजाम दूं या आर्मी में रहते हुए पूरा करूं। उसने तहसीन आमेज अंदाज में कहा, शाबाश, बस तय हो गया, अमेरिका से वापसी पर तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। मेरे चेहरे पर मायूसी भरे असरात फैल गए थे। मैंने तो सोचा था कि शायद वो फिलफौर मेरे जाने का हुक्म जारी करेगा, मगर उसने अपने हुक्म को अपनी अमेरिका वापसी के साथ मुअल्लक कर दिया। उसके जाने के बाद एल्बर्ट ब्रुक ने बाकायदा नक्शा निकालकर इन मखसूस जगहों की निशानदही की जहां हमने पाक आर्मी के रिहायशी बंकरों, चेक पोस्टों और हरकती काफिलों पर छापे और घात की कार्रवाइयां करना थी। कर्नल कॉलिन फील्ड ने तकरीबन 7 मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई का हुक्म दिया। हम दोनों तरतीब से हर जगह के लिए अलग-अलग मंसूबा बनाने लगे। इस ज़मीन में हम तफसील से एक मंसूबे का जायजा लेते और उसके बारे में सारी तफसीलात तय करके अगले मंसूबे पर बातचीत करते। मैंने दबे लफ्जों में एल्बर्ट को कहा, हर मिशन पर जाने से एक दिन पहले इसका मंसूबा बना लिया करेंगे। वो जवाबन बोला, नहीं यार, जरूरी नहीं कि हर मंसूबे पर मैं तुम्हें वक्त दे पाऊं। एक बार तमाम मंसूबों पर बातचीत होने के बाद तुम अपनी मर्जी से हर मिशन की तकमील के लिए जा सकते हो। और मैं अस्बात में सर हिलाकर रह गया। रात गए तक मैं वहीं मसरूफ रहा। खाना भी हमने वहीं बैठकर खाया था। कमरे में वापस आकर मैं आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगा। अजीब बात थी कि मुझे किसी मिशन पर जाने का मौका नहीं मिल रहा था।
बगैर कोई काम किए मैं कर्नल कॉलिन फील्ड से डॉलर्स भी वसूल कर रहा था और शाबाश भी। अब भी अमेरिका जाने से पहले वो दहशतगर्दी के 6-7 अहदाफ मेरे हवाले कर गया था। नामालूम किस मिशन पर जाने का मौका मैं हासिल कर पाता। एक बात तो यकीनी थी कि मेरा पहला मिशन ही आखिरी मिशन साबित होता, क्योंकि पाक आर्मी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकता था, चाहे इसके लिए मेरी जान जाती या किसी और नुकसान का सामना करना पड़ता। कभी कभी मुझे लगता कि कुदरत मुझ पर मेहरबान है और हर बार किसी मिशन पर जाने से पहले कोई न कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। गोया कुदरत चाहती है कि मैं यहीं से फरार होने की कोशिश करूं, लेकिन उसके साथ अपनी निगरानी देखकर मैं बेबस हो जाता। कमरे की दीवार में नकब लगाना नामुमकिन था कि ना तो मेरे पास कोई ऐसा तेज धार आला मौजूद था जिससे मैं सीमेंट की ब्लॉक से बनी हुई दीवार में सुराख करता, और ना कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान था जिसके जरिए मैं भागता। न जाने सरदार और मेजर औरंगजेब साहब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नामालूम उनकी नजर में मैं जिंदा भी था या मर चुका था। मेरे गायब होने के मुतालिक मेरे वालिद साहब को इत्तला पहुंचाना उनका इखलाकी फर्ज था, क्योंकि किसी भी किस्म का राब्ता न होने की सूरत में उनका ये गुमान करना कि मैं दहशतगर्दों का शिकार बन चुका हूँ एक वाज़ेह हकीकत थी। हो सकता है सरदार पलवशा से राब्ता करे। एक उम्मीद अफजा सोच मेरे दिमाग में जागी, लेकिन उसके साथ ही तल्ख सोच ने मेरे मुंह में कड़वाहट घोल दी। पलवशा उसे क्यों हकीकत बताने लगी? यूं भी अपने जुर्म से पर्दा उठाना वो कब गवारा करती। पलवशा का नाम आते ही बेईमान दिल सारी सोचों को पसे पुश्त डालकर उसे याद करने लगा। पलवशा की यादें मेरी नींद उड़ा देती। कभी नफरत से मेरा बदन फंकने लगता और कभी मेरे दिमाग में गिले शिकवों का दरिया बहने लगता। कभी उसकी शोखी भरी बातें और चंचल अदाएं मेरे होंठों पर हंसी बखेर देती, और कभी उसकी मासूमियत भरी शर्मीली अदाएं मुझे बेचैन करती। उसकी याद मेरी सोचों पर गालिब आ जाती। ना तो मुझे ये याद रहता कि मैं दुश्मन की कैद में हूँ, और ना ये कि मेरे प्यारे मेरे बारे में कितनी परेशानी और मुसीबत का शिकार होंगे। कहीं सुबह सादिक के करीब जाकर मुझे नींद आई। नींद में भी वो अपनी पूरी वजाहत और कशिश के साथ मेरे ख्वाबों पर हावी रही। हंसते मुस्कुराते मुझे छेड़ते हुए वो इस बात से बेपरवाह नजर आई कि वो मेरे साथ क्या सलूक कर चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती